नमस्ते। आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखी एक बेहद मार्मिक और अद्भुत प्रेम कहानी सुना रही हूँ। 108 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी यह कहानी आज भी नई लगती है। तो कहानी सुनिए। उसने कहा था। कहानी का शीर्षक है उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के एक्के गाड़ी वालों के जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छील गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कोट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए एक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के ना होने पर तरस खाते हैं और संसार भर की ग्लानि, निराशा और क्षोभ के अवतार बने नाक के सीध चले जाते हैं, तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लड्डी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ा कर, बचो खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो अच्छा, कहते हुए सफ़ेद फेटों और खच्चरों और पत्तकों, गन्ने, खमोंचे और भार वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं है कि उनकी जीभ चलती ही नहीं है, पर मीठी छोरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लेख से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के नमूने यह हैं। हट जा जीने जोगिया, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पुत्रा यारिय, बच जा लंबी वालिए। इसका मतलब यह है कि तू जीने योग्य है, तू भागो वाली है, पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले सूतने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया। दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को बिना गिने हटता ना था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतरसी की बैठक में। वे मेरे मामा हैं। मैं भी मामी के यहाँ आया हूँ। उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनको सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की कुछ आग चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई। लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छाबड़े वाले की दिन भर की कमाई खोई। एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने से नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस दैवी गोले से बचे कोई तो लड़े। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चट्टाक से गोली लगती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं।
लहना सी और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और भर पेट खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सी हरी घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर ना लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हजारस ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सूबेदार जी सच है, लहना से बोला, पर करें क्या, हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है। सूर्य निकलता नहीं, खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों कैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोले डाल। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। महासी शाम हो गई, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सी पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिलाकर हंस पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सी ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फूलों के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी होरा को भी यहाँ बुला लेना, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मेम। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट मेरे होठों पे लगा देती है, हट करती है पीने की, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अब बोधासी कैसा है? अच्छा है, जैसे कि मैं जानता ही ना हूँ। रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्त पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम ना मादे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, और नमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। किरत से के गोदी में सिर होगा और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के पेड़ की छाया होगी। वजीरस ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है मेरे जर्मनी और तुर्क? हाँ भाइयों, कैसे? दिल्ली शहर ते पिशौर नु जान दिए, कर लेना लांगा दा व्यापार मंडिए, लाना चटक्का कद्दुए नु, कद्दू बारा माए मज़ेदार गोरिए, हुन लगा चटका कद्दू नु। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घूरवारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे? पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताज़ी हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते आ रहे हों। दोपहर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधासी खाली बिस्किटों के 3 टीनों पर अपना दोनों कंबल बिछाकर और लहनासी के 2 कंबल और बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहनासी पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आँख खाई के मुंह पर और एक बोधासी के दुबले शरीर पर। बोधासी कर रहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो।
लहनासी ने कटोरा उसके मुंह में लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमे बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ? यूँ कहकर नाही करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लपटन साहब। हुक्म हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर फौज सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेगा, जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहनासी ने उसे रोका। लहनासी आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने अंगुली से बोधा की ओर इशारा किया। लहनासी समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट के बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम पियो। आंख मारते मारते लहना से सब समझ गया। मुंह छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखा। तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब की पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसके रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के हुए मज़े यहाँ कहाँ। याद है पर साल नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगधारी ज़िले में शिकार करने गए थे? हाँ हाँ, वही। आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक, पाजी कहीं का। सामने सुबह नीलगाय निकली, ऐसी बड़ी हमने कभी ना देखी थी। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना? आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ लहनासी, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहनासी खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं हो रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सी? हाँ, क्यों लहनासी, क्या क़यामत आ गई? जरा तो आँख लगने दी होती। होश में आओ, क़यामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लपटन साहब या तो मारे गए या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। अब मुझे पीने को सिगरेट दिया तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार हो रहा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा, उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों को निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर ना गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवें। खंदक की बात झूठ है,
चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यहीं। ऐसी तैसी हुक्म की मेरे हुक्म जमादार लहना से, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना से दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। तीनों को जगह जगह खंदक के दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों को में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया स्लाई जलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारी। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया स्लाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब ओए मीन गोट्टा कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपने जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं। पर यह तो कहो, ऐसा साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के पास लफ्ज़ नहीं बोलते। लहना ने पतलून की जेब की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़ों से बचने के लिए हाथ जेब में डाला। लहना से कहता गया, चालाक तो बड़े हो, पर मांझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आँखें चाहिए। साहब की जेब में से पिस्तौल चली और लहना की जांघ में गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब लोग दौड़े आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। और औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना से तक तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए था, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के सहीरों पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े ही मिनटों में वे अचानक आवाज़ आई, वाह गुरु की जी की फतह, वाह गुरु जी की खालसा, और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मन के ऊपर पड़ने लगे। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और, अकाल सिखों की फौज आई, अकाल सिखों की फौज आई, वाह गुरु जी की फतह, वाह गुरु जी की खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेद रहे थे या करा रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के कंधों में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गिल्ली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर उनकी तीव्र बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू ना होता तो आज सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 बीमार होने वाली गाड़ियाँ चली, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था।
वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध जो इस गाड़ी में ना चले जाओ। और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सी मेरे पास है ही। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, आप भला गाड़ी पर चढ़ जाओ। सुनिए तो, सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। जब घर जाओ तो कह देना मुझसे, उसने जो कहा था वह मैंने कर दिया। गाड़ियाँ चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा, पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के समय कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना से 12 वर्ष का है। अमृतसर के में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई, तब धक्का हटकर भाग जाती है। और एक दिन उसने वैसे ही पूछ लिया तो उसने कहा, हाँ कल हो गई। देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना से को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा से पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए। अब लहना से नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। ना मालूम वह कभी मिली भी थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर आया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पे जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा से की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा से भी लाम पे जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते आना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना से सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगे तो सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया और बोला, लहना, सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना से भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा। आशीष सुनी। लहना से चुप। मुझे पहचाना? नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत, कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू। अमृतसर में। भाषा की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बहने लगा। वजीरा, पानी पिला, उसने कहा था। स्वपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुए उसे 1 बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए, पर एक भी ना जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग। तुम्हें याद है, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। तुम घोड़े की लात में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकानदार के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा से पानी पिला, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा से बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटा लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत सी?
वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा करके अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चच्चा भतीजे दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ उसी महीने मैंने लगाया था। वजीरा से के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा, नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहनासी। इतिश्री। इसी तरह की सदाबहार कहानियाँ सुनने के लिए कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मैं यह कहानी अपने एक सब्सक्राइबर की पसंद से सुना रही हूँ। अगर आप भी कोई अपनी पसंद की कहानी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।